हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हमारा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 होने वाला है। और जैसे कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 2 में एक होमवर्क दिया था कि साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू कितना होता है। होमवर्क क्या दिया था वो मैंने एक्चुअली करके दिखाया था, और जो बचे हुए रिलेशंस थे जैसे टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, इन सब का निकाल कर आने के लिए बोला था, मतलब होमवर्क करके आना था। तो अगर आप लोगों ने किया है तो एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं भी किया है तो मैं एक बार फिर से वापस वहीं से स्टार्ट करने वाला हूं और देखते हैं कि ये 90 माइनस ए के कारण चेंज क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज का टॉपिक का नाम लिख देता हूं यहाँ पे, जो कि है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये है लेक्चर 3। लेक्चर 3 और साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि ये जैसे ही कोई बोलता है साइन 90 माइनस ए तो ये होता है कॉस ए, है ना, राइट। या फिर इसको थोड़ा अगर हम अच्छे से देखें, जैसे कि ए के जगह पे मैं यहाँ पे थीटा कर देता हूँ, क्योंकि बुक्स वगैरह में रिलेशन अक्सर ऐसे ही लिखी हुई रहती है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ये एक्चुअली होता कैसे है और क्यों होता है एक बार करके देख लेते हैं। तो इसको जानने के लिए ना हमें सबसे पहले क्या करनी होगी, एक ट्रायंगल बनाना होगा, राइट। एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। और इसको फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं, ये मैंने बस एक रेफरेंस के लिए लिख दिया था कि कैसे होता है। अच्छा, इसको रहने दो अभी। और ये ट्रायंगल में ये मान लेते हैं ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हमारा थीटा है। ठीक है, अब अगर ये थीटा है तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो भाई साहब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस एच, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा पी। याद है ना, थीटा के रेस्पेक्ट में जो साथ में होगा वो बेस होता है, और उसके जो परपेंडिकुलर है, मतलब जो 90 डिग्री बनाता है बेस के साथ, वो हो गया परपेंडिकुलर, और जो 90 के अपोजिट है वो हो गया हाइपोटेन्यूस। ये तो सबसे पहले क्लास में सिखाया था मैंने। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, जैसे कि देखते हैं, अगर हम यहाँ पे थीटा के हिसाब से, अगर यहाँ पे थीटा बराबर होगा, सपोज कि कॉस थीटा देखते हैं। ठीक है, कॉस थीटा कितनी होगी, कॉस थीटा होगा बी बाई एच, है ना, बी बाई एच। और बी कितना है, बी है बी सी, बेस तो बी सी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बाई ए सी, बी सी बेस, ए सी हाइपोटेन्यूस, कॉस बी बाई एच, बी सी बाई ए सी। इसको मैंने अभी यहाँ पे एक इसको हाईलाइट करके रख दिया इधर। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम बात करते हैं इस एंगल की, है ना, ये एंगल की, तो एक्चुअली ये एंगल बराबर कितना होगा, तो मैंने पहले बताया था आपको कि एंगल ए प्लस ये तो 90 डिग्री है ना अपना, 90 डिग्री प्लस ये क्या हो गया थीटा, और तीनों एंगल का सम जो होगा कितना होगा 180 डिग्री। बताया था ना मैंने पहले क्लास में, बहुत पहले ही बोला था मैंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा रहा था तो बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल था, वो 2-3 चीजें बताई थी मैंने प्रॉपर्टीज, ये उसमें से एक प्रॉपर्टीज ये भी थी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना, ये हो गया। तो यहां से एंगल ए का कितना वैल्यू होगा, ये होगा 180 डिग्री, ये दोनों उधर जाएंगे तो ये माइनस 90 डिग्री हो गया, ये फिर माइनस थीटा हो गया। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 कितना होता है, तो 90 होता है ना, हाँ, और ये हो गया थीटा। तो इसको फिर हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। ये हाईलाइट करने का मतलब क्या है कि एंगल ए जो हमारा कितना निकल के आया, 90 माइनस थीटा, राइट। एंगल जो ए जो है वो निकल के आया 90 माइनस थीटा। अब अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें, इसके रेस्पेक्ट में, तो यहां से अगर मैं लिखूं कि भाई इसको हम साइन ए बोल रहे हैं, ठीक है, साइन, और इस एंगल को हम बोल रहे हैं साइन ऑफ ए।
एंगल यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम ए ही बोल रहे हैं, ठीक है। उसको ए लेकर चलते हैं हम लोग। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई साहब इसके हिसाब से अगर हम इसको रेफरेंस लेंगे तो इसके हिसाब से तो ये तो पी हो जाएगा ना, ये पी हो जाएगा, और इसके साथ वाला जो है ये हो जाएगा बी, होगा ना, क्योंकि एंगल के हिसाब से देखेंगे जिसके साथ वह हो जाएगा बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो भाई हमारा फिक्स है ही, तो उसको तो लेकर कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट है तो वो हाइपोटेन्यूज है। अब क्योंकि हम साइन ए ले रहे हैं, और साइन का मतलब क्या होता है, ये होता है पी बाई एच, करेक्ट, पी बाई एच होता है। और इसके हिसाब से पी क्या है, तो भाई साहब इसके हिसाब से पी है आपका बीसी, ए के रेस्पेक्ट में पी क्या है, बीसी है, तो मैंने यहां कर लिया बीसी, राइट, बीसी हो गया, और डिवाइडेड बाई एच क्या है, तो एच एसी है, समझ में आया क्या, एच आपका एसी है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब देखते हैं ये बीसी बाई एसी जो है ना, ये आपने कहीं देखा क्या अभी तुरंत, हाँ ये देखिए बीसी बाई एसी क्या है, ये है कॉस थीटा, है ना। तो अगर मैं यहां पे साइन ए जो है, ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, क्यों ए के जगह पे लिखा है भाई, तो लिख ही सकता है, ए की वैल्यू इतनी है तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू बीसी बाई एसी है ना, और बीसी बाई एसी क्या है आपका कॉस थीटा है, तो ये हो गया कॉस थीटा। समझ में आया कि रिलेशन कितने क्लियर तरीके से निकल के आ रही है। अब अगर जिंदगी में कभी भी साइन 90 माइनस थीटा अगर कोई पूछता है तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बोल सकते हैं कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर कोई कारण पूछे, लॉजिक पूछे क्यों कॉस थीटा होता है, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो ये भी जानने की बहुत जरूरी है कैसे होता है, क्योंकि बिना ये सब जाने तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का मजा ही नहीं आएगा ना। तो ये समझ में आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। ये एक रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। तो यहां से इसको अभी फिलहाल रब कर देते हैं। अब एक चीज हमें बताइए आप, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लिखे, साइन थीटा बराबर कितनी होगी, तो भाई साहब अगर जैसे ही हम थीटा की बात करते हैं तो फिर थीटा के रेस्पेक्ट में पी और बी को देखेंगे ना, एस तो कांस्टेंट है, तो अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे कि साइन थीटा, साइन मतलब तो पी बाई एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और पी बाई एच मतलब पी क्या हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो पी हो गया आपका ए बी और एच ए सी, तो ये हो गया आपका साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। अब अगर हम कॉस ए के रेस्पेक्ट में अगर कॉस को ले लें, जैसे कि मैंने लिया कॉस ए, क्योंकि भाई हमें कॉस 90 माइनस थीटा भी तो चाहिए, इसीलिए मैं कॉस ए ले रहा हूं, ठीक है। बारी बारी करके हम लोग कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब लेने वाले, ठीक है ना। आप आराम से रहिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ध्यान से देखिए समझिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिए। अभी नोट डाउन मत कीजिएगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमें 90 माइनस थीटा चाहिए थी साइन के हिसाब से, तो हमने पहली बार में साइन ए लिया। अब हमें कॉस 90 माइनस थीटा देखना है क्या होता है, इसीलिए हमने कॉस ए लिया। अब कॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, तो सर कॉस ए का मतलब ये होता है कि ए के हिसाब से हम कॉस का मतलब तो सबसे पहले बी बाई एच हो गया। अब ए के हिसाब से अगर हम बेस देखते हैं तो बेस निकल के आता है ए बी, है कि नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, बेस ए बी, और इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ए सी। अब देखिए मजेदार चीज, ये ए बी बाई ए सी कहीं देखा हुआ है क्या, हाँ ये रहा ए बी बाई ए सी, क्या है ये है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। तो अगर हम यहां से एक रिलेशन निकाले तो कॉस ए क्या है, ए है 90 माइनस थीटा, है ना, और ये हो गया साइन थीटा। समझ में आया क्या, यही कितनी इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गई। तो हम इसको भी वहां पे हाईलाइट करके लिख देते हैं,
समझते रहिए किस तरह से आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है, हो गया। अब एक और चीज कर, एक और क्या, अभी बारी बारी सारी चीजों को देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, सारी चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पे हम एक और रिलेशन देखते हैं, जैसे कि tan का देख लेते हैं, ठीक है। tan थीटा क्या होगा, या फिर tan छोड़िए, अभी ये देखिए cot थीटा क्या होगा, ठीक है ना। cot थीटा क्या होगा, तो cot थीटा मतलब आपको पता है सर, cot थीटा होता है b बाई पी। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई, पिछले 2 लेक्चर से नहीं तो पढ़ा रहे हैं, पी बी एच। और थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बी क्या है, तो भाई साहब बी है बीसी, और पी क्या है, तो पी है ए बी। हो गया क्या। अब ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब अगले बार हम देखने वाले हैं tan को, जैसे कि अब लेंगे हम tan ए ले लिया, ठीक है। अब tan ए लिया तो ए के हिसाब से, जैसे tan का क्या हुआ, tan का होता है p बाई बी, है ना, p बाई बी होता है। अब ए के हिसाब से अगर हम p देखें तो ए के हिसाब से p तो हमारा ये है ना BC, ये हो गया BC, और b क्या हो गया, तो b हो गया AB। अब यही मजेदार चीज है, BC बाई AB हमने देखिए अभी क्या निकाला था cot थीटा निकाला था ना, तो ये हो गया आपका cot थीटा, करेक्ट। तो ये निकल के आ गया रिलेशन tan A क्या था 90 माइनस थीटा, अब ये निकल के आ गया कितना, cot थीटा। Again one very important relation, that is tan 90 minus theta equals to cot theta, and I guess you understood very well why it is exactly so, right? So let me highlight this also over here, that is tan 90 minus theta is equals to cot theta. Great. Now let's talk about, now let's take cot A with respect to cot A. And before taking with respect to cot A, let me highlight one more thing over here. यहाँ पे जा सकते हैं क्या, ठीक है। साइन कॉस कॉट, नाउ व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा क्या है, तो भाई tan थीटा हम देखेंगे थीटा के रिस्पेक्ट, tan तो खैर वैसे p बाई बी हो गया, ये tan तो p बाई बी हो गया ना। अब थीटा के हिसाब से p क्या है, तो p है AB, और बेस क्या है, तो बेस है BC। इसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया, ठीक है, हमने हाईलाइट कर लिया वहां पे। तो अब ये क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि हमने एक tan ले लिया, अब हमको लेना है cot 90 माइनस ए लेना है। तो cot 90 माइनस ए अगर लेना है तो भाई साहब हम यहाँ पे लेंगे cot ए, क्यों, क्योंकि ए है 90 माइनस थीटा, सॉरी ए नहीं 90 माइनस थीटा लेना है, ठीक है ना। तो ये निकल के आया, और cot का मतलब क्या होता है, तो cot का मतलब b बाई पी। इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अब तो ये आपके दिमाग के एकदम अंदर चले जाने चाहिए, है ना। ये हुआ, तो b बाई पी जो है a के हिसाब से, अब b क्या है विथ रेस्पेक्ट टू a, बेस इज AB, राइट, दैट इज AB ओवर हियर, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर इज BC विथ रेस्पेक्ट टू A, BC, है ना। और ये AB बाई AC अभी तुरंत हमने देखा था, ये है tan थीटा, tan थीटा। तो यहां से क्या निकल के आ गया, cot A के जगह पे 90 माइनस थीटा रखते हैं, और ये हो गया आपका tan थीटा। समझ में आया क्या। तो यहां पे इस रिलेशन को भी हम हाईलाइट कर देते हैं, जो कि है cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अभी देखिएगा, अभी इसका इंपोर्टेंस कितना है ट्रिग्नोमेट्री में। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे कराने वाला हूं जो कि इसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते हैं, समझे क्या, इसके बिना आप सोच ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, ये सारे रिलेशन एकदम याद कर लेने हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद समझने के बाद याद कर लीजिए। अगर आप भूल गए तो आप उसको अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। उस समय फिर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो वो चीजें हो गई। अब हम बचा क्या हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉट हो गया, दो चीजें बच रही हैं, कॉसेक और सेक, तो उसका भी देख लेते हैं। उसका देखने के लिए सबसे पहले मैं ये कर लेता हूं, यहां पे आपका कॉसेक क्या होता है, या फिर सेक बोलिए, सेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होगा, तो सर सेक थीटा, सेक मतलब होता है एच बाई बी, एच बाई बी होता है ना भाई, बिल्कुल होता है, सेक मतलब एच बाई बी, ये होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस बी बाई एच होता है तो हो जाएगा एच बाई बी, और एच बाई बी हो गया तो एच थीटा के हिसाब से एच क्या है, तो भैया एसी, तो हो गया एसी बाई, और बेस क्या है, तो बेस है बीसी, हुआ ना ये, एसी बाई बीसी आ गया। अब क्योंकि हमें देखना है कॉसेक 90 माइनस ए क्या होता है, तो हम देख लेते हैं पहले कॉसेक ए, कॉसेक ए कर लिया, और कॉसेक ए जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, या फिर आप इसको हम लोग एच बाई पी भी कह सकते हैं, है ना, एच बाई पी भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो एच इसके ए के हिसाब से एच क्या है, एच तो फिक्स है, तो बोलिए ए सी डिवाइड बाई, अब ए के हिसाब से पी क्या है, तो सर पी है आपका एक पी है बीसी, बीसी। अब यहां पे देखिए ये एसी बाई बीसी क्या है, तो एसी बाई बीसी आपका सेक थीटा है, क्लियर हो गई, अच्छी तरीके से क्लियर हो गई ना। अब यहां से रिलेशन क्या निकल के आया, कॉसेक 90 माइनस ए, सॉरी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ए है 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, समझ में आया क्या। तो ये रिलेशन यहां पे एक चीज क्लियर हो गई कि ये होती है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, क्लियर हो गया ना। अब इससे ज्यादा क्लियर कैसे होगी, है ना। तो अब एक और चीज मैं फिलहाल ये नीचे वाले को रब कर देता हूं, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, और नहीं भी किया होगा तो वीडियो से थोड़ा रिवर्स जाइए और फिर वहां जाके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें मेरा कॉसेक थीटा कितना होता है, ठीक है ना, कॉसेक थीटा कितना होता है, तो कॉसेक थीटा मेरा होगा, कॉसेक मतलब क्या, तो कॉसेक मतलब एच बाई पी, साइन का रेसिप्रोकल, और एच क्या है थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब से आपका एच तो एसी है, मैं भी क्या पूछ रहा हूं एच क्या है थीटा के हिसाब से, भाई थीटा एच तो कांस्टेंट है, और पी क्या है, तो पी है ए बी, है ना, ये हो गया। अब अगर देखा जाए कि सेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है, सेक मतलब हो गया एच बाई बी, और एच मतलब हो गया आपका ए सी, और बी ए के रेस्पेक्ट में बी क्या है, तो बी है आपका ए बी, है ना, बी है आपका ए बी, और ए सी बाई ए बी क्या था, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, है ना, ये हो गया। तो यहां से क्या निकल के आ गया, सेक ए इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, यानी कि सेक ए मतलब था 90 माइनस ए, तो हो गया 90 माइनस, सॉरी 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, क्लियर हुआ क्या। इसको मैं फिर उधर हाईलाइट कर लेता हूं यहां पे, जैसे कि ये क्या हुआ, ये यहां पे आ गया आपका सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये सारी चीजें तो हो गई, इतनी तो मैंने आपको समझा दिया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कैसे होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कैसे होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, कैसे होता है ये भी बता दिया, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा होता है। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी ना। अब इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि एक्चुअली ये अप्लाई किस तरह की से होता है ट्रिग्नोमेट्री में, समझे क्या। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शंस है, वो मैं
निकालता हूं अभी, पहले इसको रफ कर दिया जाए। ये चीजें तो समझ में आ गई होगी ना कि अभी हमने क्या किया। हमने देखा जो भी 90 माइनस थीटा से रिलेटेड फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करके देख ली, है ना। तो इसको हम यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमने सारी चीजें अभी रब कर दी है, तो कम से कम रेफरेंस के लिए कुछ तो चाहिए। अगर मैं ऐसे ही बोल दूं ये बराबर ये होता है तो आप कहीं शॉक ना हो जाए कि अरे ये कहां से आ गया। देखिए हम जो भी पढ़ा रहे हैं ना उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन के क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, समझे क्या। तो ये बिल्कुल भी नहीं घबराने कि सर पढ़ा कुछ और है क्वेश्चंस कुछ और करा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, इवेल्युएट tan 65 बाई cot 25। आपको क्वेश्चन वहां टॉप पे दिख जाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है इवेल्युएट tan 65 बाई cot 25। tan 65 डिग्री बाई ऐसा नहीं है, यह है tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री, है ना। अभी देख कैसा लगता है, सर आपने तो ना 65 का डिग्री बताया हमको ना 25 का डिग्री बताया, तो फिर इसका निकालेंगे कैसे। क्योंकि हमने जब एंगल्स के हिसाब से वैल्यूज देखा था उस टाइम, तो हमने क्या देखा था कि साइन 0 बराबर 0 होता है, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90, सिर्फ 5 वैल्यूज देखे थे। लेकिन ये 65 और 25 ये कहां से निकल के आ गया। तो कोई बात नहीं, अब इससे हमें डरने की जरूरत थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला का हम यूज कैसे करेंगे, तो ये देखिए कैसे यूज होता है। अगर मैं tan को ये 65 जो है, इस 65 को हम क्या ये 90 माइनस 25 कर सकते हैं क्या। सिंपल मैथमेटिक्स है। 90 में से अगर 25 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये क्या निकल के आएगा, तो भाई साहब ये निकल के आएगा 65 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाले को जैसे कि तैसे रहने देते हैं cot 25 डिग्री। ये हमने क्यों किया, क्यों इसको चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि भाई साहब मुझे पता है अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये cot 25 बन के आएगा। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। ये जो थीटा है ना यही चीज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह पे ये है, तो क्या हो जाएगा cot 25 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 25 डिग्री। अब बताओ दोनों बराबर है तो कट गए, ये आ गया 1। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या। tan 65 बाई cot 25 था, तो हमने खुद से सोचा क्या इसको एक दूसरे को कन्वर्ट करके किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता था, और हमने tan 65 को कन्वर्ट किया। लेकिन अब आपका कहना है कि सर tan 65 को ही क्यों, आप cot को कन्वर्ट कीजिए। तो लो भाई अब इस बार cot को कर लेते हैं, ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं। अगर दोनों को कन्वर्ट करेंगे ना तो फिर काम बिगड़ जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा cot 25, ये हो जाएगा tan 65। तो दो में से किसी एक को ही कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि ये रिलेशन है हमारे पास कन्वर्जन के लिए। तो सपोज tan 65 है डिवाइडेड बाई cot 25 है, और इस मैंने लिख दिया cot 90 माइनस 65। कर सकता हूं ना मैं, क्योंकि 90 माइनस 65 क्या होगा, तो ये 25 होगा। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan 65 डिग्री बाई cot 90 माइनस थीटा क्या है, cot 90 माइनस थीटा है tan थीटा, राइट। cot 90 माइनस थीटा है आपका tan थीटा। तो ये क्या निकल के आ गया tan, और थीटा की जगह पे कितना है 65। अब दोनों फिर सेम हो गए, दोनों कट जाएंगे, आ गया। सो इट डजंट मैटर व्हिच वे यू टेक, आइदर यू कन्वर्ट द न्यूमरेटर और यू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर, डजंट मैटर, either way you will get the same answer, but make sure you do only one conversion, either the numerator or the denominator, and you are good to go, right। तो इतनी हो गई। अब तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं इसी के रिस्पेक्ट में कि ये कैसे होता है ना। इफ sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। If sin 3a equals to cos a minus 26, where 3a is an acute angle,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है ना कि 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है ना उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब 90 डिग्री से एंगल जो भी छोटा होगा वो एक्यूट एंगल बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ sin 3 इक्वल्स टू cos a माइनस 26, मानिए कि इफ ये क्वेश्चन में दिख गया होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है गिवन क्या है, sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री है, ठीक है, cos a माइनस 26 डिग्री है। तो अब यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है, जहां पे ये 3a जो है 3a इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, तो भाई साहब एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसको साथ में ही लेके चलते हैं हम। जैसे कि मानिए अगर sin 3a है और ये cos a माइनस 26 है, तो क्या हम sin 3a को cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी तो मैंने बताया था यहां पे sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, या फिर cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा, ये 3 क्या है, थीटा की तरह काम कर रहा है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा cos a माइनस 26 डिग्री। अब ये cos 90 में cos, ये भी एक किस्म का थीटा है और ये भी एक किस्म का थीटा है, क्योंकि साइन cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हमेशा क्या होती है, थीटा होते हैं ना। तो ये खुद 90 माइनस 3 हो या फिर a माइनस 26 हो, है तो थीटा ना। अब अगर इस थीटा के वैल्यू के लिए cos का वैल्यू बराबर हो रहा है इस थीटा के वैल्यू के लिए cos का वैल्यू, तो आप यहां से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये दोनों चीजें ना ये बराबर होंगी, तभी जाके ये बराबर हो रहा है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मानिए कि मैं यहां पे बोलता हूं cos 30 डिग्री बराबर cos का कितना वैल्यू बराबर ये होगा, तो ये cos 30 ही होना चाहिए ना, क्योंकि cos 30 मतलब कितना होता है, ये होता है √3/2। अब यहाँ पे कुछ और डिग्री लिख देंगे तो ये √3/2 थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। तो ये दोनों बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों को बराबर होना है तो एंगल बराबर होना बहुत जरूरी है। तो हम ये दोनों को अब इक्वल कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना, ये बेवकूफी है, कटता नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर हो रहा है। इसका मतलब इस एंगल से आने वाले वैल्यू और इस एंगल से आने वाले बराबर है, इसलिए एंगल भी बराबर हो जाएंगे। जैसे कि 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26। समझ में आया क्या? अब क्या करते हैं, अब a को एक तरफ ले जाते हैं और नंबर्स को एक तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 3a इक्वल्स टू 90 प्लस 26, है ना, 90 प्लस 26 आ गया। तो अब एक चीज बताइए, यहां पे a प्लस 3 क्या हो गया, ये हो गया 4a, और 90 प्लस 26 कितना होता है, तो ये 6 116, राइट। सो फ्रॉम हियर यू गेट a इक्वल्स टू 116/4, ये 4 उधर डिवाइड हो जाएगा, राइट। और यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 116 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, 8 3 4 9 जा 36। सो a इक्वल्स टू 29 डिग्री, राइट, a इक्वल्स टू 29 डिग्री। तो ये आपका a का वैल्यू आ गया, जो कि बोला गया था a जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए हो गया ये 3a इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नहीं, अगर 3a हो जाएगा तब तो फिर हाँ ठीक है ना, a 29 डिग्री है तो 3a कितना हो जाएगा, तो आपका 3a निकल के आ जाएगा, 3a इक्वल्स टू 3 इंटू 29, ये कितना होगा 27, 7 कैरी 2 6 77 डिग्री, राइट। इतना ही होता है ना, नहीं 87 डिग्री है शायद, या 87 डिग्री। ये हो गया 87 डिग्री, क्या है, इट इज लेस देन 90 डिग्री, इसीलिए क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलने वाले थे लेकिन एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गई कैसे हमने वैल्यूज निकाला, और इसी का इस्तेमाल करके हमने कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा तीर नहीं चलाया
बहुत सी चीज का इस्तेमाल किया और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया हमने। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, या फिर क्वेश्चन नहीं लेते हैं, अब कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और नया कॉन्सेप्ट में ये निकल के आता है कि अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फाइनल पार्ट है 10th स्टैंडर्ड तक के लिए, है ना। तो इसको हम अभी रहने देते हैं, एक चीज नया सीखा हुआ है तो इसको रहने देते हैं। एक चीज निकल के आती है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, और इसको हिंदी में ऊंचाई और दूरी बोला जाता है, शायद हमको उतना श्योर नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस है। अभी हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग मेनली क्या चीज की बात करते हैं ना, यहाँ पे मेनली बात होता है पाइथागोरस रिलेशन से रिलेटेड ही, है ना। वहां पे आपका थीटा के वैल्यूज भी आ जाते हैं, पाइथागोरस का भी आ जाता है, सारी चीजें अभी तक का आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ भी पढ़ा अभी तक, वो सारी चीजें आ जाएंगी हाइट एंड डिस्टेंस में, सारे कॉन्सेप्ट्स। और ये 10th लेवल तक के लिए ये फाइनल है, ठीक है। इसके बाद 10th स्टैंडर्ड खत्म हो जाती है। और ये आज का लेक्चर जो है, आज ही के लेक्चर में हम 10th क्लोज कर देंगे और अगले लेक्चर से हमारी 11th की सिलेबस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली क्या क्या चीज फोकस करनी होती है। सबसे पहले लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन मतलब क्या है कि आप किस तरीके से किस चीज को देख रहे हैं और कहां पे देख रहे हैं। जैसे अगर मानिए कि मैं यहां से ऊपर देख रहा हूं तो मेरा ये लाइन ऑफ विजन क्या हुआ, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं और जो मेरी आंख है, ये दोनों के बीच में जो एक लाइन बन रही है ना, उसको लाइन ऑफ विजन बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब नजर की रेखा नजर की रेखा कहा जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन VETI1 होता है क्या, अच्छा पता नहीं, हमको अभी कंफ्यूजन हो रही है, चलिए रहने। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन की मानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं यहां से किसी चीज को देख रहा हूं, अगर मेरी नजर ऊपर की ओर है, ऊपर के तरफ है, ठीक है, मेरी नजर अगर ऊपर के तरफ है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसका मतलब इसको हिंदी में बोला जाएगा ऊंचाई का कोण। कोण क्योंकि एंगल है, अगर मैं देख रहा हूं तो जाहिर सी बात है, मैं जहां से देख रहा हूं वहां से कुछ तो एंगल बन रही होगी जमीन के साथ, मतलब जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से एक पैरेलल लाइन जमीन पे बनेगी और उसके हिसाब से अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूं तो मेरी एंगल बनेगी ना जमीन के साथ, कुछ तो एंगल बन रही होगी मेरी नजर और जमीन के साथ, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, इसको ऊंचाई का कोण बोला जाता है, ठीक है। और तीसरी बात जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीसरी बात क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यह है अवसाद, अवसाद बोला जाता है शायद, अवसाद का कोण। अवसाद का कोण मतलब क्या हुआ, अगर पहली बार हमने क्या किया, पहली बार हमने ऊपर देखा, अब माने कि मैं छत पे हूं और कोई बाइक या फिर कोई स्कूटर एक नीचे है, तो हमें ऊपर देखने से थोड़ी ना बाइक दिख जाएगी, हमको देखनी होगी नीचे, है ना। तो अगर हम नीचे देखते हैं तो क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो एंगल कहां से मेजर होगा, तो मेरे चेहरे के हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनेगी, उस लाइन से हम कितना नीचे देख रहे हैं, जो एंगल बनती है ना, वो एंगल होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है देख लीजिए। जैसे कि मानिए कि यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, और ये बच्चा ऊपर की तरफ देख रहा है यहां से, ठीक है। तो इसके ये तो ग्राउंड हो गई ना, ये ग्राउंड मान लिया हमने, और बच्चा है तो बच्चा को कुछ हाइट होता होगा, तो अभी हम हाइट वगैरह कुछ नहीं मान रहे हैं, अभी सिंपल हम ये सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इतनी दूरी से, इतनी डिस्टेंस से इस हाइट को देख रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आया क्या, इतनी दूरी से इस हाइट को अगर कोई बच्चा देख रहा है, तो अगर देख रहा है तो यहां से कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना, तो क्या होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है,
थीटा एंगल से। तो ये थीटा जो हो गया ये होगा आपका एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, राइट। अब अगर हम किसी जैसे अब मानिए कि सपोज मैं यहाँ पे एक छत पे हूं, ठीक है, मानिए कि यहाँ पे एक बच्चा छत पे है और वो किसी चीज को यहाँ ग्राउंड पे देख रहा है, मानिए कि यहाँ पे कुछ भी एक झाड़ है, कुछ भी कोई गाड़ी है, कुछ भी है, उस इस चीज को देख रहा है ऊपर से। तो अगर ऊपर से देखेगा तो ये इस नजर से देखेगा, है कि नहीं है। अब ये एंगल कितना बनाएगा, तो ये एंगल बनाएगा इसके हिसाब से। ये वाले एंगल मत समझ लेना कि ये एंगल है, नहीं, ये है, ये एंगल देखेगा इसके हिसाब से। ये हो गया आपकी इसके लिए मानो कि अल्फा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने यहां से मेरी नजर के ठीक सामने से अगर मैं किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहा हूं तो मेरी नजर ने उस लाइन से कितना एंगल बनाया, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। पहले क्या था, पहले था यहां से मैंने ऊपर की तरफ देखा तो कितना एंगल बना, वो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मानो कि मैं यहां था, यहां से मैंने सीधा नीचे देखा तो जो एंगल बना वो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊंचाई का कोण, क्योंकि मैं ऊंचे की तरफ देख रहा हूं, ऊंचाई का कोण, और नीचे की तरफ देख रहा हूं तो अवसाद का कोण, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गया ना मेरे भाई। अब अगर जब ये चीजें क्लियर हो गई तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब जैसे मानो कि अगर ये अल्फा है तो हम इसको अल्फा बोल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये दोनों लाइन जो है ना, ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होती है। और पैरेलल लाइंस की एक खासियत होती है कि अगर दो लाइन पैरेलल्स है और उसको कोई लाइन कट कर रहा है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स जो है ना वो बराबर होते हैं। तो मानो कि अगर ये लाइन है और इसको अगर ये लाइन कट कर रही है तो ये क्या, ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, तो अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया हो तो कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कितना समझ में आया है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस का से कलेक्शन है मेरे पास अभी, हाइट एंड डिस्टेंस का, तो वो हम करके देख लेते हैं और फिर आज के लिए क्लोज कर देंगे, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट ने पूछा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस डाउट है मेरे पास जो कि आया है कहीं से, ये कहां से आया हमको पता नहीं, बस मेरे टीम ने मेरे को बताया था कि ये चीजें आ रही है। तो उस क्वेश्चंस का भी अगर आज टाइम रहा तो आज डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो चीज है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एन ऑब्जर्वर एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ये क्वेश्चन जो है ना ये आपको यहाँ टॉप पे दिख जाएगी, ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एन ऑब्जर्वर एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक ट्री है, ये मैंने ट्री बना लिया, ठीक है, एक ट्री है, थोड़ा इसको इधर बनाते हैं, एक ट्री है और ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर मतलब कौन, जो देखने वाला है, जो मेजरमेंट करने वाला ऑब्जर्वर हो गया, तो वो ट्री से कितना डिस्टेंस पे है, वो है 10 मीटर पे। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, है ना। अब ये देखो, ये कहां देख रहा है, ये टॉप ऑफ द ट्री देख रहा है। यहां से मतलब क्या हो, क्वेश्चन पे क्लियरली लिखा रहेगा, है ना। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री at an top of the tree, the angle of elevation is 60, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री बोल दिया है क्वेश्चन में, मतलब कि यहां से जो टॉप पे देख रहा है ट्री के, तो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, इसको हम चलो मान लेते हैं ए बी सी मान सकते हैं क्या, ए बी सी मान सकते हैं, क्या दिक्कत है, आप कुछ भी एम एन ओ पी क्यू कुछ भी मान लीजिए जब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, अगर √3 बराबर 1.73 होता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो फिर ये ट्री का हाइट कितना है। अब देखिए क्वेश्चन में फंसाने के लिए कर दिया ना। अब मानिए कि अगर ये और ये दिया रहता तो भाई साहब आप पाइथागोरस रिलेशन लगा के निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे तो दिया नहीं, ये चला कर दिया चालाकी। अब ये चालाकी किया तो हम लोग भी बेवकूफ थोड़ी ना है भाई, हमने भी पढ़ी है। तो यहां से हम देखेंगे कि इस चीज से, इस
एंगल से और इसके ये हाइट से कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? इस हाइट को इसके ये डिस्टेंस को और इस एंगल को मिलाकर कुछ रिलेशन निकल सकता है क्या? सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक चीज है, अगर मैं सपोज यहाँ पे याद है आपको जब tan थीटा हुआ करता था, यहाँ पे तो 60 है, अभी जब tan थीटा हुआ करता था तो क्या होता था, p बाई बी करते थे, क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये p होता था और ये b होता था, ये परपेंडिकुलर होता था, बेस होता था। तो अगर मैं यहाँ पे tan we know tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बाई BC। क्यों AB बाई BC? क्योंकि भाई tan 60 जो है ये परपेंडिकुलर पे बेस होता है, इसको हम परपेंडिकुलर बेस है, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर आपका AB है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस आपका B है, BC आपका बेस है, ये हो गया। और tan 60 का वैल्यू कितना था मेरे भाई, याद है कि नहीं है? tan 60 का वैल्यू था √3। देखो मुझे याद है, आपको भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर आप देने जाने वाले हो, मैं तो जाने वाला हूं नहीं। तो √3 हो गया। और AB कितनी हुई, AB है आपकी, AB तो पता करना है ना, यही तो हाइट है, हाइट ऑफ ट्री, ये कितना है, यही AB इक्वल्स टू व्हाट, यही तो पता करना है। तो AB को AB रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय, अब BC कितनी आ गई, तो BC आ गई आपकी 10 मीटर, 10 दिया हुआ है यहाँ पे, BC 10 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 मीटर के डिस्टेंस देख रहा था। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो गया AB इक्वल्स टू √3 इंटू 10, AB इक्वल्स टू √3 इंटू 10 आ गया। अब ये जो AB जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया था, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं कि भाई ये √3 की कितना होगा, तो वैसे √3 का वैल्यू होता है 1.732, लेकिन यहाँ पे दिया गया 1.73, तो आप यहाँ पे 1.73 ले लीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे AB क्या निकल के आया, AB निकल के आया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 17.3 हो जाएगा ना ये, तो 7.3 मीटर हो गया। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या था, AB था, और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको भाई साहब हाइट ऑफ ट्री निकाल के दिखाना है, तो हमने फाइनली हाइट ऑफ ट्री निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला था ना, कि भाई साहब हम यहाँ पे थे और यहां से ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, कितनी दूरी थी, क्या थी, सब निकाल लिया, काम बन गया ना, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, अगर मान ली कि ये तो हमने tan से देखा, अब P और B को जोड़ने के लिए सिर्फ tan ही थोड़ी है, आपके पास तो एक चीज cot भी है ना। जैसे मानिए कि अगर मैं यहाँ पे cot लेता, अगर सपोज कि अगर यहाँ पे मैंने cot लिया होता है ना, मानिए अगर मैं cot 60 लेता, तो इस 60 के हिसाब से बेस क्या है, ये है, और P ये है, तो cot 60 क्या होता है, B बाई P होता है ना, B बाई P। तो इसके हिसाब से मैं BC बाई AB कर सकता हूं ना, BC बाई AB कर दिया। और cot 60 का वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, BC बाई AB 10 हो गया। अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका उतना ही आने वाला है। सॉरी, ये मेरी गलती हो गई, ये BC 10 है और ये तो AB है ना, ये AB है। समझ में आया क्या? आप ये कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आ जाएगा वही चीजें, 17.3 मीटर आ जाएगा आपका, है ना। तो फाइनली ये क्वेश्चन हो गया। अब एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर आज के सेशन को रैप अप करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से सीख रहे होंगे और लेक्चर देखने में मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि हम एक एक चीजों को एकदम तोड़ कर दिखा रहे हैं, तो समझने में शायद आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, या फिर नहीं होनी भी चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अब जैसे अभी देखिए √3 का मतलब 1.732 था ना, तो वो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, माना हुआ वैल्यू नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यू √3 का होता निकल के आता है। और कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देगा, तो अगर नहीं दिया तो आपको पता रहना चाहिए, अगर दे दिया तो ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग
एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ स्कूटर पार्क्ड at some distance away makes an angle of diffraction 30 डिग्री। अब देखिए अब क्या करना है, तो भाई फटाफट पहले इसमें डायग्राम का मेन खेल है, ठीक है। डायग्राम फटाफट बना लीजिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो डायग्राम ऐसे बन रहा है कि एक टॉप ऑफ बिल्डिंग है, यहां से एक ऑब्जर्वर जो है, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग के ऑब्जर्वर ये बिल्डिंग से एक स्कूटर को देख रहा है जो कि कहीं पे पार्क किया गया, तो ये जमीन पे ही पार्क किया हो गया होगा, ये स्कूटर है यहाँ पे मान लो, ठीक है। ये देख रहा है तो बोल रहा है कि एंड मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, तो भाई साहब ये बन रहा है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है कि ये 30 डिग्री है, तो मैंने पहले भी बोला था, हम यहां से यहां देखते हैं कि नहीं डिप्रेशन, तो ये वाला एंगल होना चाहिए जहां से हमारी आंखें टर्न कर रही है, यहां से यहां, तो ये वाला एंगल, यानी कि हम पहले यहां थे ऐसे देख रहे थे, अब यहां से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो हमारा ये एंगल हो गया 30 डिग्री। समझ में आया क्या, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब इसको एबीसी मान लीजिए, कुछ भी कीजिए आप। अब पहले भी मैंने बोला था ये जो विजन जो है ना, हम अगर आंखों के ठीक सामने देखते हैं विजन, तो हमेशा ग्राउंड से पैरेलल रहती है। इसका मतलब ये जो लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री है कि नहीं, इतना मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री तो होना ही है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो भाई ये 30 है तो ये 60 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। या फिर अगर मान लीजिए अगर ये 30 है और ये 90 है, तो 30 प्लस 90 120 और 180 में 60 बच गया, तो बच गया ये 60। आप वैसे भी देख सकते हैं। अब आगे देखता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर, बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर है। अब क्या बोल रही है, फाइंड हाउ फार द स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग। यहां पे ये बोल दिया कि ये स्कूटर जो है ये बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है। क्या कोई दिक्कत है क्या, हमको तो कोई दिक्कत दिख नहीं रहा है। तो भाई साहब ठीक है ना, फिर से वही करते हैं, इसको और इसको जोड़ने के लिए कौन सा है, मानिए अगर हम 30 लेते हैं तो इसको और इसको जोड़ने के लिए कौन सा रिलेशन है हमारे पास, तो भाई ठीक है tan 30 अगर मैंने ले लिया tan 30 डिग्री, तो tan 30 के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका 40 मीटर डिवाइडेड बाई, और ये हो गया आपका बेस BC, और ये BC जो है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है क्या, हाँ ठीक है ना, ये हो गया। तो अब ये tan 30 कितनी होती है, तो भाई tan 30 होती है 1/√3, tan 60 होता है √3, tan 30 होता है 1/√3, हमको बिल्कुल याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। ये हो गया 40/BC, है ना, 40/BC। इसको हम 40 नहीं करते, इसको हम पहले AB लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। tan 30 थीटा हो गया क्या, P/B, AB/BC, और AB 40, ये BC, तो BC है, ये तो नहीं दिया, यही तो निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा BC × 1 = 40 × √3, है ना। तो ये BC × 1 BC हो गया, और ये 40 × √3 क्या हो गया, 40 × √3 मतलब कितना दिया गया था, 1.73 ना, √3 मतलब आपको दिया गया था 1.73, समझ में आएगा 1.73। तो फाइनली यहां से BC कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 17.3 × 4, ये जाएगा आपका 69.20 मीटर, है ना, ऐसे ही आएगा ना शायद, ठीक है 69.20 मीटर। तो स्कूटी जो है वो घर से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया 69.20 मीटर पे है, डिस्टेंस पे है BC निकल गया। डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग इज 69.20 मीटर। चलिए ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक थोड़ा हल्का सा इसके ऊपर लेवल का क्वेश्चन लेते हैं और आज के सेशन को यहीं पे रैप करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, देखिए, और अभी जो हम क्वेश्चन देने वाले क्वेश्चन भी आपको ऊपर मिल जाएगा, तो वहां पे आ जाएगा, देखिएगा, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद फिर आगे
सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है रोशनी, ठीक है ना, रोशनी स एन ईगल, रोशनी स एन ईगल। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इधर तो नहीं, क्वेश्चन हम इधर अभी रख देंगे क्वेश्चन इस तरफ, तो सॉल्यूशन हम इधर कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन उधर से देख लीजिएगा। रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 61 डिग्री। देखिए ये एक ट्री है मान लिया, ठीक है, ये एक ट्री है। अब इस ट्री पे एक ईगल बैठा हुआ है, ठीक है, ट्री पे एक ईगल बैठा हुआ है और रोशनी उस ईगल को देख रही है। कहां से देख रही है? तो कहीं से तो देख ही रही होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, इसका मतलब वो कहीं नीचे से ही देख रही होगी ना, कहीं नीचे से देख रही होगी। तो ये क्या, इसको थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते हैं क्योंकि काफी सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा। एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री बना लिया मैंने, यहाँ पे एक ईगल बैठा हुआ है और रोशनी जो है यहां से देख रही है क्या, तो ईगल को एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 61 डिग्री, ठीक है, 61 डिग्री हो गया। अब एक चीज क्लियर रही है, 61 डिग्री हो गया तो ये कितना होना चाहिए, तो भाई साहब ये होगा आपका 90 प्लस 61 प्लस ये बराबर 180 होता है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 29 डिग्री, है ना, 29 डिग्री हो गया। ये कैसे निकाला, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, तो इसको मैंने निकाल दिया। अब वो मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं कि कैसे निकला, ठीक है। रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 61 डिग्री व्हाइल शी वाज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस। मान लो इसका घर है ये, ठीक है, ये घर है और इस घर के यहां से जब डोर से देख रही थी तो ये 61 डिग्री उसको दिखा। शी वेंट ऑन द टेरेस, अब ये क्या की ना, ये देखो ये टेरेस पे चली गई, उसको क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा, उसको अच्छे से देखना होगा, तो टेरेस पे चली गई। शी वेंट ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस सो दैट शी कुड सी इट क्लियरली, देखो है ना, द टेरेस वाज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। अभी टेरेस जो है ना, इसका हाइट कितना था, ये हाइट था 4 मीटर, ठीक है। while observing the eagle from where the eagle of elevation was 52 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अब यहां से जब ये चली गई ना, तो यहां से जब फिर अब इस यहां से देखो, अब यहां से देखेगी तो इसका एंगल जो है ना इसके रेस्पेक्ट में लिया जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लाइन ही कर देते हैं, यहां से देख रही है, ठीक है। अब यहां से फिर अगर ईगल को देख रही है ना ये यहीं से, तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 52 डिग्री, 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे दो मतलब चीजें निकल के आ रही है, तो मान लो ए बी सी मान लिया हमने, ए बी सी, और ये डी और ई मान लिया, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे दो ट्रेंगल है हमारे पास, ए बी सी एक ट्रेंगल हो गया, दूसरा ट्रेंगल ए डी ई, है ना। और ए डी में अगर 52 और ये 90, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 52 90, ये एंगल होना चाहिए हमको लगता है 38 डिग्री ना, तो इसको मैं यहाँ पे 38 डिग्री कर देता हूं, ठीक है। ये 29 जो है ये ए बी सी का है और ये 38 डिग्री जो है ये ए डी ई का है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वाज द ईगल। अब ये फाइनल इसका हाइट पूछ रहा है कि ईगल का ये फाइनल मतलब ईगल का हाइट कितना था ग्राउंड से, इसका मतलब ट्री पे बैठा है तो ट्री का हाइट पूछ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या ये पूछ रहा है, ठीक है। एट व्हाट हाइट वाज द ईगल फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना, ये होगा। और ये 4 मीटर है तो आपका ये भी 4 मीटर होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म ले रहा है और अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, है ना। ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब इसको ये पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजों को मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट दिस बी वाई, लेट AD इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और BC जो है इसको हम x मान लेते हैं एंड BC इक्वल्स टू x, ठीक है। तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये DE जो है ना, ये DE जो है ये तो BC के बराबर है कि नहीं, और ये x है तो ये भी x है ना, ये x है तो ये भी x है।
अब अगर मैं आपको ट्रेंगल ADE को देखने को बोलूं, अगर आप ट्रेंगल ADE देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम ट्रेंगल ADE, ट्रेंगल ADE में देखते हैं तो tan 38 बराबर निकल के कितना आता है, tan 38, ये एंगल के हिसाब से P क्या हो गया, ये हो गया, और बेस क्या हो गया, ये हो गया, है ना। तो P जो DE जो है, DE बाई AD फ्रॉम ट्रेंगल ADE ट्रेंगल से हम देख रहे हैं, तो AD ट्रेंगल में ये इसका एंगल कितना था, तो ये था 38 डिग्री, मैंने करके दिखाया था अभी। तो tan 38 डिग्री से ये कितना हो गया, ये हो गया आपका DE हो गया आपका x डिवाइडेड बाई ADY, है ना, यहां से ये निकल के आ गया। और tan 38, अब tan 38 का वैल्यू आपको पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है, तो tan 38 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.78 डिग्री, है ना, 0.78 डिग्री, 0.78 डिग्री ये दिया है, ठीक है। तो 0.78 डिग्री बराबर, सॉरी 0.7 डिग्री नहीं, tan 38 का वैल्यू 0.78 दिया है, तो 0.78 बराबर x बाई वाई हो गया। तो ये आपका x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 0.78 y हो गया ना, 0.78 y। ये तो हमने देखा ट्रेंगल ADE से। अब अगर मैं फ्रॉम ट्रेंगल ABC, अब ट्रेंगल ABC से अगर देखे तो यहां से ये ABC में ये 29 वाले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan 29 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब यहां पे क्या हो जाएगा, तो भाई साहब ये हो जाएगा 29 के हिसाब से ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाय, अब इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, तो P बाई B होता है। और ये यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, तो यहां से यहां तक तो y था, है ना, यहां से यहां तक y हो गया, और यहां से यहां तक 4 है, तो ये पूरा हो जाएगा y प्लस 4। समझ में आया क्या। अब tan 29 जो है ये y पर, यहां पे मैं लिख देता हूं tan, ये ABC हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका BC बाई AB, ठीक है ना, BC बाई AB हुआ, जो कि BC आपका x है और AB आपका y प्लस 4 हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। समझ में आया क्या। अब tan 29 का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको वहां पे दिख रहा होगा, तो tan 29 का वैल्यू दिया हुआ है tan 29 0.55, तो 0.55 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया आपका x बाई वाई प्लस 4, है ना, x बाई वाई प्लस 4। तो यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया 0.55 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स, ये निकल के आया क्या, ये क्वेश्चन मान लीजिए 2 और ये हमने ये क्वेश्चन मान लिया 1, ठीक है। अब पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, हम इक्वेशन 1 वाले वैल्यू को इक्वेशन 2 वाले वैल्यू में पुट करते हैं, सो दैट हम y की वैल्यू निकाल पाए। हमको y का वैल्यू तो निकालना है, अगर y का निकाल लिया तो y प्लस 4 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ये हो गया। तो ये जब पुट करते हैं ना, तो क्या निकल के आता है 0.55 y, आई मीन y नहीं है, 0.55 इंटू वाई प्लस 4 है इक्वल्स टू x कितना हो जाता है, तो एक 1 में x बराबर 0.78 y था, 0.78 इंटू वाई हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये सॉल्व करने से क्या निकल के आ रहा है कि अगर 0.55 0.78 डेसिमल को हटाना तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो 100 इंटू 0.55 y प्लस 4 इक्वल्स टू 100 इंटू 0.78 y, 78 इंटू वाई।
100 इसलिए क्योंकि दोनों तरफ अगर हम 100 करते हैं तो क्या दिक्कत है, दोनों तरफ किया ना मैंने, और एक ही तरफ करते तो दिक्कत है, दोनों तरफ करिए, कट जाता है, कट जाएगा, सेम टू सेम हो गया। तो ये अभी हमने दोनों तरफ 100 कर दिया। अब 100 को अगर आप 0.55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका होता है 55 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 170 हो गया 78y। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से ये निकल के आया कि 55y प्लस 55 इंटू 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 220 हो जाएगा शायद, हाँ 220 हो गया इक्वल्स टू 78y, है ना। अब 55y जब उधर गया तो ये कितना हो जाएगा 78y माइनस 55y इक्वल्स टू 220। यहां से 78y माइनस 55y हो गया, तो ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है शायद 23 है क्या, हाँ 23y इक्वल्स टू 220। अब यहां से y बराबर हो जाएगा 220/23। या एक क्वेश्चन में कुछ और बोला था, फाइंड द आंसर करेक्ट अप टू द नियरेस्ट इंटीजर तक निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो 220 को अगर 23 से डिवाइड करते हैं ना तो निकल के आता है y इक्वल्स टू 9.56 समथिंग कुछ आता है, ठीक है, 9.56 ऐसे कुछ आता है, ठीक है। तो नियरेस्ट मतलब ये कितना हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा 10 के, ठीक है। तो y बराबर कितना निकला, क्या आ गया 10 आ गया, तो y आपका आ गया 10। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाइट पूछ रहा था ना, तो टोटल हाइट कितना था, हाइट आपका था हाइट बराबर था आपका, हाइट कितना था AB, हाइट AB था, और AB बराबर हो गया आपका y प्लस 4, है ना, y प्लस 4, और y प्लस 4 हुआ, और y कितना निकल के आया, ये तो आ गया 10 प्लस 4, तो फाइनल हो गया 14, और ये मीटर है ना, 14 मीटर हो गया, फाइनल लास्ट में फाइनल आंसर 14 मीटर हो गया। तो इससे ये पता चला कि ईगल का जो हाइट जो है ग्राउंड से होता 14 मीटर। समझ में आया क्या, ये चीजें क्लियर हो गई। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत पढ़ लिया हमने, ठीक है। और दूसरी बात, आपको अगर हमारे टीम से कांटेक्ट करना है चाहे किसी भी चीज के लिए हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी आने वाले हैं और कुछ कुछ चल भी रहे हैं, तो अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं तो उसमें आपको पर्टिकुलरली उस कोर्स में मतलब उस चीज के लिए पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम जनरली सबके लिए पढ़ा रहे हैं ना, जैसे मानिए कि अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, और आप अगर इंडियन कोस्टल गार्ड की तैयारी, आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी चीज की तैयारी कीजिए जहां पे मैथमेटिक्स आएगा वहां पे आप हमें याद कर सकते हैं। आपको हमारे टीम से कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, और हम आपकी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नौकरी से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से रिलेटेड या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। सारी चीजें की अपडेट आपको मिल जाएगी सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बात कर रहा हूं हमारे टीम से या आप हम तक पहुंचना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, और हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।